नमस्कार साथियों, राम राम, खम्मा गणी, जय श्री राम, सत श्री अकाल। सभी को हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं हरीश शर्मा थाने स्वतंत्रता दिवस की सगड़ा ने साथिया ने मेरा व्यूवर्स ने बधाई दूँ, शुभकामना दूँ। तो आप सब आशा करूँ कि अच्छा हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो। चलो तो साथियों, ब्राइट ब्रेन यूट्यूब चैनल आपका स्वागत करता है। शुरुआत करते हैं कंप्यूटर एग्ज़ाम 2023 स्टैटिस्टिक्स। मैंने यहाँ मोबाइल नंबर उपलब्ध करवा दिए हैं। हरीश सर मोबाइल 63 756 19 379। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कुछ आपके डाउट्स क्वेरी कोई भी आपको पूछना हो तो हेल्प हो जाएगी आपकी। आज का टॉपिक है हमारा सहसंबंध सहविचरण। सहसंबंध सहविचरण पहला भाग हम आज अध्ययन करने वाले हैं। 2 क्लासें इसकी करेंगे। अर्थ पढ़ेंगे, सहसंबंध के प्रकार पढ़ेंगे, सहसंबंध की मात्रा पढ़ेंगे और सहसंबंध ज्ञात करने की अलग अलग मेथड्स उनमें हम डिस्कस करेंगे। तो सर्वप्रथम अर्थ, सहसंबंध होता क्या है? नाम से स्पष्ट है, सहसंबंध कहने का मतलब यदि 2 चरों में 2 श्रेणियों में कोई ऐसा रिलेशन, अर्थात उनमें कोई इस प्रकार का रिलेशन, एक में यदि कोई परिवर्तन तो उसका प्रभाव दूसरे पे गिर रहा है, प्रभाव हो रहा है। एक से अगर एक के परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरे में कोई प्रभाव नहीं है, तटस्थ है, उदासीन है, तो सहसंबंध उपस्थिति नहीं है। तो सहसंबंध में अध्ययन किसका करेंगे हम? सहसंबंध में अध्ययन ही हम इस चीज का ही करेंगे कि एक श्रेणी में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन के फलस्वरूप दूसरी श्रेणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रभाव का अध्ययन करना। अब चूंकि एक श्रेणी का दूसरे पे प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं, तो यदि प्रभाव पड़ ही नहीं रहा है, तटस्थ है, तब तो कोई बात ही नहीं है, सहसंबंध है ही नहीं वहां। अब एक जिसका प्रभाव देख रहे हैं वो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र श्रेणी है। आश्रित चर जिस पर हम प्रभाव देख रहे हैं, ये चीज क्लियर है। तो एक तो जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है स्वतंत्र चर, और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये चीज क्लियर है। अब सहसंबंध का अर्थ हो गया। थोड़ा सा इतिहास, ज़्यादा कोई आवश्यकता नहीं है। खगोल शास्त्री ब्रावे थे, उन्होंने किया, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित किया फ्रांसिस गाल्टन और कार्ल पियर्सन ने। और ये सांख्यिकी में यही 2 थे, एक तो बावले, गाल्टन, कार्ल पियर्सन, इनका बहुत जगह नाम आता है। ठीक है, गॉटफ्राइड एकेनवोल ने सांख्यिकी के जनक हैं। चलिए, अर्थ हो गया। अब हम बात करते हैं प्रकार। सहसंबंध कितने प्रकार का होता है? देखिए, सहसंबंध जो है वो 3 रूपों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। मैंने 3 आधार जो हैं, प्रकार जो हैं, वो विभिन्न आधार हैं इसके, उन आधारों पर अलग अलग बांटा गया है। नंबर 1 है धनात्मक और ऋणात्मक। ये धनात्मक और ऋणात्मक है दिशा के आधार पर। ये किसके आधार पर है? दिशा के आधार पर। यह चीज क्लियर है, दिशा के आधार पर धनात्मक और ऋणात्मक। अब धनात्मक सहसंबंध कब होगा? जब जो हमारा स्वतंत्र चर है उसमें जिस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, आश्रित चर में भी उसी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। मतलब यूं जा रहा है, एक पीछे पीछे हो लिया, एक अगर बढ़ रहा है ये भी बढ़ गया, एक अगर गिर रहा है ये भी गिर गया। मतलब ये पहाड़ पे चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी चढ़ गया, बढ़ गया। एक कुएं में गिर रहा है, नेगेटिव हो रहा है, ये भी कुएं में गिर गया, पीछे पीछे नेगेटिव हो गया। मतलब एक का प्रभाव दूसरे पे सेम दिशा में, अगर नकारात्मक है तो भी दिक्कत ना है, एक ही दिशा में अगर है कि भाई माइनस में जा रहा है, वो कमी हो रही है, उसमें भी कमी हो रही है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, उसमें भी बढ़ोतरी हो रही है, तब तो है धनात्मक। ये नहीं है कि एक नेगेटिव जा रहा है और दूसरा नेगेटिव, मतलब एक में कमी दूसरे में कमी, तो ऋणात्मक नहीं है। दिशा एक है उनकी, तो क्या है? धनात्मक। तो ऋणात्मक कब? जब दिशा अलग अलग, एक उत्तर में जाए और एक दक्षिण में जाए, तो फिर क्या है? ऋणात्मक। ऋणात्मक कब? जब एक में बढ़ोतरी दूसरे में कमी, ऋणात्मक। ये आपको पता होना चाहिए। यह तो है दिशा के आधार पर। अब है रेखीय और वक्र रेखीय। ये आधार है अनुपातों के आधार पर। ये कौन सा आधार है? अनुपात। उनका एक अनुपातिक जो संबंध है, अनुपातिक संबंध मतलब यदि एक चर जो स्वतंत्र है उसमें परिवर्तन, उसके फलस्वरूप आश्रित चर जो है उसमें परिवर्तन, दोनों में जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन का अनुपात स्थायी है। कहने का मतलब एक में अगर 20% परिवर्तन होता है तो उसमें 5 होगा फिक्स,
तो एक में 40 होगा तो आश्रित चर में कितना परिवर्तन होगा? अगर 20 है वहां 5 तो वहां 40 हो तो वहां 10। अनुपात उनका स्थायी रहता है परिवर्तन का, तो वहां उसे हम बोलेंगे रेखीय। रेखीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि उस दिशा में सहज संबंध जो है उसको हम एक सीधी रेखा बनती है, यूं क्या बनती है? एक सीधी लाइन बनती है, इसे लीनियर बोलते हैं, रेखीय सहसंबंध। लेकिन रेखीय सहसंबंध कहां पाया जाता है? ये रेखीय सहसंबंध केवल पाया जाता है जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, या यूं कहें जो हमारी भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो हमारी है, या जीव विज्ञान जो हमारी बायोलॉजी है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां जो नियम है वो एकदम 100% वैसा का वैसा ही होता है। यदि किसी चीज का प्रभाव हूबहू फिक्स रेशो में हो रहा है तो वो रेखीय। वक्र रेखीय आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन, सामान्यतया जो हमारा आर्थिक क्षेत्र है या सामाजिक क्षेत्र है उसमें हमेशा ही क्या होगा? वक्र रेखीय ही होगा। सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में हमेशा ही क्या होगा? वक्र रेखीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां अनुपात स्थायी नहीं है। एक में 20% तो हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत ही परिवर्तन हो, फिक्स नहीं होता। ये चीज क्लियर है। जैसे आय जो है, आय बढ़ने से हम किसी भी क्षेत्र में देख सकते हैं कि भाई आपकी सैलरी बढ़ गई, आपकी आय बढ़ गई, तो आपका जीवन स्तर में क्या होगा? धनात्मक ही होगा, क्योंकि आय बढ़ेगी तो जीवन स्तर बढ़ेगा। तो प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत बार आया हुआ है कि इसमें केवल इसी कंसेप्ट पे, धनात्मक ऋणात्मक पे, मैंने जो आपको बताया पहला क्वेश्चन यही बनता है कि आय में और जीवन स्तर में क्या संबंध है। यह चीज क्लियर है, बन सकता है, मतलब आपको प्रश्न देखते ही समझ में आ जाएगा। ये चीज क्लियर है ना? या मान लो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य आपको पता है कि दवाई लेने से या योगा करने से व्यायाम, तो योगा में और स्वास्थ्य में क्या संबंध है? धनात्मक। अगर आप योगा करोगे तो स्वास्थ्य भी बढ़ता जाएगा। ये चीज क्लियर है, अच्छा होगा मतलब आपका स्वास्थ्य, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, धनात्मक हो गया, ऋणात्मक हो गया, रेखीय हो गया, वक्र रेखीय हो गया। अब हम बात करते हैं जो उनमें चर है। भाई कितने, हम 2 चरों पे बात कर रहे हैं, 3 पे हैं, तो ये हमारा सरल और बहुगुणी आंशिक 3 प्रकार के हो सकते हैं। सरल, बहुगुणी, आंशिक। सरल का मतलब, सरल कब होगा? सरल होगा, ये जो हमारा सरल है, सरल तब होगा जब 2 चरों में, इज दैट क्लियर? ये सरल। सरल का मतलब एक तो स्वतंत्र चर और एक आश्रित चर, ए और बी। एक स्वतंत्र है और एक आश्रित है। यदि मुझे इन 2 में ही देखना है, एक का प्रभाव बी पे देखना है, वर्षा का प्रभाव फसल पर देखना है, तो मैं कहूंगा कि मैं सरल सहसंबंध की बात कर रहा हूं, सिंपल कोरिलेशन की बात कर रहा हूं। बहुगुणी, जब आश्रित चर 1 है, प्रभाव 1 पे देख रहा हूं, लेकिन प्रभाव 2 या 2 से ज्यादा चरों का देख रहा हूं, तो यहां कुल चर हमेशा 2 से ज्यादा होंगे, जिसमें एक आश्रित, 2 और 2 से ज्यादा स्वतंत्र। जैसे बहुगुणी में मैं आता हूं, अगर इसको मिटा देते हैं, ये देखिए बहुगुणी जो है हमारा, बहुगुणी में कब? जब मुझे बारिश और तापमान दोनों का प्रभाव एक साथ फसल पर देखना है कि भाई बारिश और तापमान, उनमें जैसे जैसे परिवर्तन होता है तो फसल में, उत्पादन में क्या परिवर्तन होता है, दोनों का साथ देख रहा हूं तो बहुगुणी। आंशिक, आंशिक बहुगुणी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अंतर है, होता बहुगुणी है वो भी, लेकिन यहां मैं क्या करता हूं, 3 चर होते हैं या उससे ज्यादा होते हैं, एक तो आश्रित बाकी स्वतंत्र, तो प्रभाव तो उस पर 2 या उससे ज्यादा चरों का पड़ता है, लेकिन मैं 1 या 2 जो बाकी हैं उनको स्थिर मान लेता हूं कि भाई इनका प्रभाव मुझे इस पे नहीं देखना। जैसे वर्षा और तापमान दोनों का एक साथ देखूं मैं फसल पर, तब तो बहुगुणी। मैं एक स्थिर तापमान ले लूं, क्योंकि तापमान का भी फर्क तो पड़ता है फसल पे। अब मैं तापमान एक स्थिर ले लूं, उसमें परिवर्तन ना करूं, वर्षा में परिवर्तन है, उस परिवर्तन का प्रभाव मैं फसल पर देखूं, किस पर? फसल पर, वो मेरा आंशिक हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये 3 है, सरल, बहुगुणी, आंशिक। अब सहसंबंध है ही नहीं, सहसंबंध है ही नहीं, अभाव। जब एक स्वतंत्र चर है उसका दूसरे पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा, मतलब दूसरे में उसके अनुसार कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा, ना विपरीत ना धनात्मक,
समझ गए मेरी बात को? तो उसे क्या कहेंगे? सहसंबंध का अभाव। ये चीज आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद ये हो गया, अर्थ प्रकार हो गया, ये दिशा हो गया, सब कुछ हो गया। अब सहसंबंध की मात्रा। पूर्ण सहसंबंध की मात्रा के आधार पर तो पूर्ण सहसंबंध होता है। पूर्ण सहसंबंध का मान हमेशा क्या होगा? -1 और +1। या तो -1 होगा, क्या होगा पूर्ण सहसंबंध का मान? ये मैं यहां इसको हटा रहा हूं एक बार, अनुपात ये सारा हो गया अपना। चलिए इसको भी हटा देते हैं। अर्थ हो लिया, प्रकार हो गया, सहसंबंध की मात्रा पढ़ रहे हैं, यहां तक हटा देते हैं। ये हमारा मात्रा हो जाएगा, ठीक है। चलिए साथियों, पूर्ण हमेशा -1 से, या 2 नहीं, या तो -1 या +1, मतलब 1 में होगा ये, इसे बोलेंगे पूर्ण। अब पूर्ण ऋणात्मक हो सकता है, पूर्ण धनात्मक हो सकता है। तो पूर्ण ऋणात्मक जब -1 है तो पूर्ण नेगेटिव, मतलब पूरा ऋणात्मक। पूर्ण धनात्मक जब +1 है तो क्या हो जाएगा? पूर्ण धनात्मक हो जाएगा, कंप्लीटली पॉजिटिव। ये चीज क्लियर है? चलिए, पूर्ण हो गया। अब हम बात करते हैं अनुपस्थिति। बता दिया है ही नहीं एक का परिवर्तन दूसरे पे, तो अनुपस्थित है। सीमित, सामान्यतया सीमित सहसंबंधी पाया जाता है। सीमित सहसंबंध की मात्रा होती है -1 to +1। बहुत बार पूछा जाता है सहसंबंध की जो मात्रा है या कितना उसका होता है, मतलब कहां से कहां के बीच में पाया जाता है। तो सहसंबंध की मात्रा या जो उसका गुणांक है वो -1 से +1 के बीच में हो सकता है। -1 से +1 के बीच में। पूर्ण धनात्मक, पूर्ण ऋणात्मक -1 या -1 या +1। क्लियर? एब्सेंस है तो 0, है ही नहीं तो 0। अब सीमित है तो सीमित या तो 1 से नेगेटिव जाएगा, 0 से, 0 ले लो आप, 0 से नेगेटिव जाएगा या 0 से पॉजिटिव जाएगा। तो 0 से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब 0 से +1 के बीच में, तो फिर वो मतलब पूरा 1 है नहीं, 0.99 तक है, तो वो सीमित में ही है। अब सीमित में अलग अलग है, उच्च, मध्यम, निम्न। ये श्रेणी आपको याद करनी है। उच्च सीमित में उच्च सहसंबंध मानेंगे हम 0.75 से +1 के बीच में। अब ये मैंने लिखा है, देखो प्लस माइनस मैंने साथ ही लिख दिया। इसका मतलब 0.75 माइनस भी हो सकता है, +1 या -1 प्लस भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर मुझे इसमें सीमित में ऋणात्मक सहसंबंध देखना है तो ऋणात्मक तो 0.75 है मेरा माइनस, वहां से -1 तक होगा। और अगर धनात्मक में है तो 0.75 प्लस का, उससे 1 तक। मध्यम 0.25 से 0.75 धनात्मक, ऋणात्मक में 0.25 माइनस, मतलब -0.25 से -0.75 तक। और निम्न 0 to, ये हमेशा 0 से होगा, या तो 0 से +0.25 तक या 0 से -0.25 तक। तो ये प्लस माइनस मैंने साथ लिख दिया। ये हो गया सीमित जो है हमारा सहसंबंध। ये इसमें मात्रा मैंने आपको बता दी। अभी तक जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उनमें क्वेश्चन यही बन सकता है कि सहसंबंध जो हमारा है क्या होता है, पूर्ण धनात्मक, पूर्ण ऋणात्मक कैसे होता है, उसके बाद में इसकी जो हमारा माप है। अब हम बात करते हैं सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियां। इसको भी डिलीट कर देते हैं। सहसंबंध ज्ञात करने की रीतियां, ये मेथड्स हैं। मेथड्स, ये क्या है भाई? मेथड्स, रीतियां। नंबर 1 है विक्षेप चित्र, डॉट डायग्राम, स्कैटर डायग्राम, स्कैटर बोलते हैं इसको। विक्षेप चित्र, पहली विधि कौन सी है मेरी? विक्षेप चित्र है भाई, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। विक्षेप चित्र क्या होता है? विक्षेप चित्र में सबसे पहले यहां ये मेरे 2 चर होंगे, ये 2 चर है, एक x हो गया, एक y हो गया। एक को वर्टिकल दिखा दिया, एक को हॉरिजेंटल दिखा दिया। ये चीज क्लियर है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, दोनों अक्षों पे यदि मेरा सहसंबंध गुणांक धनात्मक ऋणात्मक विक्षेप चित्र से मुझे पता करना है, एक तो यूं हो सकता है, मतलब समझ गए, ये डॉट है भाई, ये इसमें लाइन नहीं है, ये डॉट है। इसमें भी आप इसको यूं करें ना, ये डॉट है। या तो यूं लाइन जाएगी, या फिर एक लाइन यूं भी जा सकती है, यूं भी जा सकती है। ये चीज क्लियर है आपको? अगर लाइन यूं जा रही है, होगा बाएं कोने से ही। अगर ये तो है पूर्ण धनात्मक, बाएं कोने से ऊपर जा रहा है भाई, ऊपर जा रहा है, सीधी सी बात है, तो पूर्ण धनात्मक है। यदि
एक ही लाइन जा रही है, बात को समझना। ये बिंदु यदि एक रेखा बनाते हो, एक लाइन बनाते हो, पूर्ण रेखीय संबंध हो गया इनमें, तो ये पूर्ण धनात्मक संबंध है। अगर ये जो कोणा है बायां, देखो ये लेफ्ट ये राइट, बाएं कोणे से ऊपर जा रही है पूर्ण धनात्मक, बाएं ऊपर वाले कोणे से दाएं में नीचे आ रही है, आ रही, देखो यहां भी बाएं से दाएं है, यहां भी बाएं से दाएं है, यहां ऊपर जा रही है बढ़ रही है धनात्मक, यहां घट रही है ऋणात्मक पूर्ण, बात खत्म। ये तो है पूर्ण धनात्मक पूर्ण ऋणात्मक। अब बात करते हैं धनात्मक और ऋणात्मक में क्या है। तो धनात्मक में ये एक रेखा नहीं होगी सीमित में, यहां इसके पास पास ये बिंदु और सारे ये बिंदु ऐसे ऐसे ऐसे, इसमें आप इसके साथ साथ इसके साथ ये रहेगी वही रेखा, लेकिन यहां एक रेखा न बनकर 3-4 मतलब एक समूह में आपको दिखेगा कि हाँ, तो ये सीमित सहसंबंध है। अब अगर डायग्राम इसके अलावा बनता है, एक डायग्राम ऐसा बन सकता है, ये हो गया, ये हो गया, ये बीच में बना दिया, ये क्या है, ना तो बाएं कोने से बढ़ रही है धनात्मक है, ना फिर ये ऊपर से नीचे आ रही है, ये तो बीच में है, सहसंबंध का अभाव। ये बहुत बार पूछा जाता है। बीच में अगर आपको ना तो रेखा कोई भी नहीं दी, बीच में दे दिया, तो सहसंबंध का अभाव है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं सहसंबंध, जो हमारा गुणांक है कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। इसके बाद आता है हमारा कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो देखिए, अब स्कैटर वाला जो चित्र था उसकी एक कमी है, वो हमें क्या बता रहा था, जो हमारा विक्षेप चित्र था, कौन सा विक्षेप चित्र, इसकी कमी सबसे बड़ी, ये केवल दिशा बताता है, धनात्मक ऋणात्मक तो बताता है, ये नहीं बताता कि कितना है, मात्रा में गुणांक कितना, -1 है, +1 है, 0 है, पॉइंट है, क्या है, वो नहीं बताता, ये इसकी कमी है। इसके लिए कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक काम में आता है। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, उसके बाद एक स्पेयरमैन का है, एक संगामी विचलन रीति है। इन तीनों पे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आज मैं आपको कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के बारे में थोड़ा बताता हूं, 3 चीजें 4 चीजें इसकी विशेषताएं वो बताता हूं, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नंबर 1, जो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक है, कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक, सबसे बड़ी बात, ये समांतर माध्य और प्रमाप विचलन पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, x बार एंड प्रमाप विचलन, क्लियर, SD स्टैंडर्ड डिवीजन। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक प्रमाप विचलन और समांतर माध्य पर आधारित होता है, पहली चीज। नंबर 2, बीजगणितीय विवेचन संभव है, बीजगणितीय विवेचन संभव है। नंबर 3, बीजगणितीय विवेचन संभव क्यों है, क्योंकि आदर्श माध्य पे आधारित है ये। उसके बाद इसकी खास बात एक और होती है, चरम मूल्यों से प्रभावित होता है, ये इसकी कमी है। क्यों होता है प्रभावित, क्योंकि x बार से जब निकालोगे विचलन, सारे मूल्यों के निकालने पड़ेंगे, एक में अगर कोई बढ़ गई वैल्यू या घट गई तो बिल्कुल फर्क पड़ेगा, तो चरम मूल्यों से प्रभावित होता है। ये इसकी कुछ मान्यताएं भी हैं और इसकी कुछ कमियां भी हैं। ये कार्ल पियर्सन के सहसंबंध की हम बात करें, विशेषताएं 2-4 खासियत। नंबर 1, दिशा की जानकारी भी देता है, मात्रा की जानकारी भी देता है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक हमें क्या बताता है, दिशा प्लस मात्रा गुणांक की, दोनों बताता है हमें, ये चीज क्लियर है। उसके बाद आदर्श माप है, क्योंकि समांतर माध्य और प्रमाप विचलन से निकाला जाता है। सहविचरण की मात्रा, अब सहसंबंध गुणांक, सहविचरण गुणांक और सहविचरण 2 अलग अलग चीज है। पहले हम देखेंगे सहविचरण, सहविचरण, फिर हम बात करेंगे सहविचरण गुणांक की। किसकी बात करेंगे, गुणांक की। सहविचरण के बाद हम बात करेंगे सहविचरण गुणांक की। सहविचरण क्या है, 2 श्रेणियां हैं x और y, दोनों का समांतर माध्य निकालो, एक का x बार हो जाएगा, एक का y बार हो जाएगा। उस समांतर माध्य से प्रत्येक का विचलन लो, प्रत्येक मूल्य का dx, मतलब x बार से जो विचलन लगाए हैं वो dx, और dy जो y बार मतलब दूसरी श्रेणी के समांतर माध्य से जो विचलन निकाले गए हैं। तो इसमें हम सहविचरण कैसे निकालेंगे, समांतर माध्य से। तो इसमें मैं 2 श्रेणियों के लिए एक x बार एक y बार, एक का पहली का प्रथम का, ये फर्स्ट का हो जाएगा, ये सेकंड का हो जाएगा, दोनों के निकालने पड़ेंगे x बार y बार। उससे हम क्या निकालेंगे, dx, इससे dx और इससे क्या निकल जाएगा, dy। समांतर माध्य से विचलन निकल गए, सिग्मा निकाल लिया इनका, ये चीज क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें सिग्मा
दोनों श्रेणियों के जो मेरे विचलन है x श्रेणी के और y श्रेणी के, मतलब x बार से विचलन और y बार से विचलन, उनका गुणनफल कर दूंगा आपस में। क्या कर दूंगा? गुणनफल। मतलब यदि एक श्रेणी में पहला विचलन x बार से लिया है, मान लीजिए समांतर माध्य से विचलन 3 है और y श्रेणी में वो 2 है, तो 3 गुणा 2 6, दूसरा 3 और 3 है तो 3 3 9, फिर उन सबका टोटल कर दूंगा, उसे बोलूंगा मैं सिग्मा dx dy। ये चीज क्लियर है? चलिए ये देखो सिग्मा dx dy, इसमें डॉट का मतलब गुणा होता है, सिग्मा dx dy। ये क्या आया मेरे पास? अभी पहली श्रेणी समांतर माध्य से जो x श्रेणी का जो समांतर माध्य उसके विचलन जो लिए गए थे उनका सिग्मा नहीं गुणनफल है मेरे पास। सिग्मा गुणनफलों का करूंगा दोनों का, तो पहली श्रेणी के जो विचलन वो dx, दूसरी श्रेणी के विचलन वो dy। ये चीज आपको क्लियर पता है? चलिए यहां तक आपको कोई दिक्कत है तो पूछिए। उसके बाद में हम बात करेंगे, सिग्मा dx dy हो गया, उसमें मुझे क्या निकालना है? सहविचरण। किस पे आधारित है ये बात कर रहा हूं? तो देखो प्रमाप विचलन और समांतर माध्य के जिसको फॉर्मूले याद है उसको तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं, फिर याद वैसे रटने की आवश्यकता भी नहीं है, n, क्योंकि समांतर माध्य ही तो मैंने निकालना है। ये तो हो गया सहविचरण। अब इस सहविचरण का मुझे गुणांक निकालना हो, कोफिशिएंट निकालना हो, तो मैं क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा दोनों श्रेणी प्रमाप विचलन x गुणा प्रमाप विचलन y का। दोनों श्रेणी जो मेरी है उन दोनों श्रेणी के प्रमाप विचलन का क्या कर दूंगा? भाग दे दूंगा। ये फॉर्मूला मेरा बन गया किसका? सहसंबंध गुणांक का। सहविचरण यहां तक, विचरण का समांतर माध्य, दोनों श्रेणियों के जो विचरण हैं उनके गुणनफलों का समांतर माध्य, उनमें यदि मैं प्रमाप विचलन x पहली श्रेणी और दूसरी श्रेणी, क्वेश्चन में आपसे कोई हल नहीं कराने बैठेगा, कोई दिमाग मत लगाना इसमें, प्रश्न मत हल करना इसके, इतना बहुत है आपसे हो सकता है ये फॉर्मूला थोड़ा आपको ध्यान है तो 2-3 चीजें होंगी तो एक चीज आपसे कैलकुलेट करा सकता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये हो गया सहसंबंध गुणांक। अब सहसंबंध गुणांक की सबसे इंपॉर्टेंट बात कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला ऐसे ही है, इस फॉर्मूले में हम एक फॉर्मूला जो गुणांक का है, सहसंबंध गुणांक को हम r से, छोटे r से दिखाते हैं, ठीक है? ये फॉर्मूला लग जाएगा। अब इसकी खास बात क्या है सहसंबंध गुणांक की? सहसंबंध गुणांक एक विमाहीन गुणांक है। क्या है? विमाहीन गुणांक है। इसका मतलब डायमेंशन लेस है। ये क्या है? डायमेंशन लेस। सहसंबंध गुणांक क्या है? डायमेंशन लेस। ये आपको पता होना चाहिए भाई। अब आप सोचोगे सर डायमेंशन लेस का मतलब क्या है? ये डायमेंशन लेस विमाहीन, इसका मतलब आप जो श्रेणी x या श्रेणी y है उसके जो चर हैं, अगर एक श्रेणी के सभी मूल्य में कुछ भी जोड़ दोगे, मतलब उनको आप क्या करोगे? मूल में परिवर्तन कर दोगे। चेंज इन ओरिजिन, मूल में परिवर्तन का मतलब प्रत्येक मूल्य में कोई जोड़ना या घटाना, ये मूल में परिवर्तन है। पैमाने में परिवर्तन क्या है? यदि आप एक श्रेणी में प्रत्येक मूल्य में कोई गुणा कर दोगे किसी को या किसी से भाग दे दोगे। मूल में परिवर्तन, पैमाने में प्रतिफल, कुछ भी परिवर्तन हो जाए, मूल में परिवर्तन या पैमाने में परिवर्तन, दोनों का ही फर्क नहीं पड़ता इस पे। इसका मतलब सहसंबंध गुणांक सेम रहेगा, परिवर्तन ही नहीं होगा। क्वेश्चन आया हुआ है इस पे, आप टेस्ट कोई देंगे, कोई क्वेश्चन देखेंगे कहीं से भी, तो आपको अगर सहसंबंध के क्वेश्चन मिलेंगे तो इस टॉपिक पे जरूर आपको 8-10 क्वेश्चन मिलेंगे। ये चीज क्लियर है? करके देखना, आप एक क्वेश्चन दिया उस पर परिवर्तन करना, आप एक बार जोड़ना 10-10, 5-5 या घटाना, फिर निकालना सहसंबंध गुणांक, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज क्लियर है? ये हमारा आज का था। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सहसंबंध गुणांक के लिए स्पेयरमैन कोटि जो रीति है, संगामी विचलन रीति है, उसके अलावा और भी जो इसकी विशेषताएं हैं, कहाँ काम में आता है, जो एग्जाम ओरिएंटेड है। तो साथियों आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथियों बने रहिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।